हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयासरत होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो अमेरिका हम समझने के लिए थोड़ा इसका मैप बना लेते हैं। ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और ये है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, यहाँ है कनाडा, यूएसए। ठीक है, जो यूरोपियन सबसे पहले पहुंचे थे उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले ग्रीनलैंड और आइसलैंड। ठीक है, यहां से सबसे पहले यहाँ पर यूरोपियन पहुंचे थे अमेरिका में। ठीक है, ये जो इस रास्ते से जो अमेरिका में पहुंचे थे उन लोगों को कहते हैं नार्सिमन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये लोग आए थे। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, लेकिन वो बाद में पहुंचा था। उससे पहले ये आइसलैंड और ग्रीनलैंड के थ्रू यहाँ पहुंच गए थे। ठीक है, और 1507 में इसको अमेरिका नाम दिया गया था, अमेरिका वेसुपच्ची के नाम पे, अमेरिका वेसुपुची के नाम पर। ठीक है, यहाँ के जो लोकल लोग थे, अमेरिका के जो लोग थे, उनको कहते थे रेड इंडियंस। ठीक है, यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था, जो यहाँ अमेरिका के स्थानीय लोग थे उनको रेड इंडियंस कहा जाता था। बाहर की दुनिया से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिर 1750 तक आते आते यूरोपियंस ने यहाँ पर 13 यूरोपियन बस्तियां बसाई। 13 यूरोपियन बस्तियां इन्होंने बना ली थी उत्तरी अमेरिका में ही। ठीक है, और आने का कारण क्या था, तो वही ट्रिपल जी। ठीक है, गॉड, ग्लोरी और गोल्ड। ठीक है, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे गोल्ड जो ज्यादा था, ठीक है, उसका संचयन वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे इसके अलावा भी और बहुत से कारण थे, राजनीतिक थे, आर्थिक कारण भी थे। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे अभी। तो ये मोटे मोटे रूप से आपको समझाया है कि ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। सबसे पहले जो यहाँ पहुंचे थे वो नार्सिमन थे, जो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के थ्रू यहाँ पहुंचे थे यूरोपियंस। कोलंबस बाद में गए थे 1492 में। ठीक है, और यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको रेड इंडियंस कहते हैं। तो अब हम इस क्लास में अब आगे हम पढ़ेंगे कि यूरोपियंस के द्वारा जो अमेरिका में बसाई गई बस्तियां थी, यानी कि अमेरिका को उपनिवेश इन्होंने बना लिया था यूरोपियंस ने। तो सबसे पहले यहाँ पर सेंट ऑगस्टाइन बस्ती बसाई गई थी 1565 में। ठीक है, उसके बाद अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में और अमेरिका के मध्य क्षेत्र में और अमेरिका के दक्षिणतम क्षेत्र में हमने ये मैप बनाया था इसका। ये था उत्तरी अमेरिका और ये है इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ। तो यहां से लगाकर यहां तक जो अलग अलग बस्तियां बसाई गई थी, कौन सी बस्ती किसने बसाई थी यहाँ हम देखेंगे। सबसे पहले अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो ये क्रम भी पूछा जाता है कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्थ में, यानी कि यहाँ सबसे पहले न्यू हैम्पशायर ये बसाया था हैम्पशायर ने। ठीक है, उसके बाद मैसाचुसेट ये जॉन वाइट ने। उसके बाद है कनेक्टिकट, जॉन हंस और हुकर ने। ठीक है, और ये रोड द्वीप
रोजर विलियम के द्वारा। ठीक है, कई बार क्या एग्जाम में इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में बसाई गई बस्तियों का सही क्रम क्या है, जिनमें से ये इनके 4 क्रम बना के दे दिए जाएंगे। कभी मैसाचुसेट फर्स्ट पे, कभी कनेक्टिकट, और फिर थर्ड में रोडदीप आ गया, फिर फोर्थ में न्यू हैम्पशायर आ गया। तो इनका ये आप जो क्रम है ये अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, बसाई किसने ये भी देख लेना एक बार आप। न्यू हैम्पशायर ने, मैसाचुसेट जॉन व्हाइट ने, कनेक्टिकट जॉन हंस व हुकर ने, और रोडदीप रोजर विलियम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अमेरिका के मध्य का जो क्षेत्र था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जो बसाई गई थी बस्तियां, ठीक है, ये भी नॉर्थ से साउथ की तरफ इनका क्रम है। सबसे पहले न्यूयॉर्क, ये नीदरलैंड के द्वारा। ठीक है, उसके बाद न्यू जर्सी, ये भी नीदरलैंड के द्वारा बसाई गई बस्ती थी। ठीक है, पेंसिल्वेनिया, ठीक है, ये विलियम पेन के द्वारा, ठीक है, बसाया गया था। और डेलीवर, ये था स्वीडिश लोगों के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, स्वीडिश या मतलब जो डच थे उन लोगों के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं अमेरिका के दक्षिण क्षेत्र में, इस क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे भी यही क्रम रहेगा, नॉर्थ से साउथ रहेगा। तो सबसे पहले वर्जीनिया, ठीक है, ये 1607 में बसाया गया था एलिजाबेथ के काल में। ठीक है, उसके बाद मैरीलैंड, ये भी 1632 में बाल्टीमोर के द्वारा, बाल्टीमोर, ठीक है, इन्होंने बसाया था। उत्तरी कैरोलिना और दक्षिण कैरोलिना, ये था जॉन कोल्टन, इनके द्वारा बसाया गया था उत्तरी कैरोलिना और दक्षिणी कैरोलिना। सबसे दक्षिणतम जो बस्ती थी, सबसे दक्षिण जो बस्ती थी दक्षिण में, वो ओगले थोरपे द्वारा बसाई गई थी। ठीक है, ये 1632 में। ठीक है, सबसे दक्षिणतम था जो जॉर्जिया जो था। ठीक है, वर्जीनिया जो बस्ती थी वो इंग्लैंड की जो कंपनी थी उसके द्वारा बसाया गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके द्वारा बसाया गया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गई यूरोपियंस के द्वारा बसाई गई बस्तियां। अब हम इसके कारण पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे थे अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके कई कारण थे। ठीक है, जिनमें कुछ कारणों में जैसे है सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है, 1756 से 63 में हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध। और इस युद्ध की वजह से इंग्लैंड को काफी नुकसान हुआ था। हुआ तो फ्रांस को भी था, लेकिन अब इंग्लैंड ने यहाँ पर ज्यादा अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो इंग्लैंड को इससे काफी नुकसान हुआ। और फिर इंग्लैंड में के द्वारा अपने उपनिवेशों पर काफी कर लगाए गए। उसके बाद बौद्धिक विकास अमेरिका के अंदर, जैसे 1636 के अंदर, ठीक है, 1636 में यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बनी। ठीक है, 1693 के अंदर वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी कॉलेज बना, विलियम एंड मैरी कॉलेज बना। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर बौद्धिक विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद कई पत्र पत्रिकाएं भी बनी, ठीक है, छपी। जैसे 1704 के अंदर बोस्टन न्यूज लेटर, ठीक है, बोस्टन न्यूज लेटर, जो कि कैंपेबल के था। उसके बाद 1725 में न्यूयॉर्क गजट। ठीक है, उसके बाद गजट पत्र आया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन का था। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन का था ये गजट पत्र। ठीक है, इनके द्वारा भी बौद्धिक विकास हुआ। और जैसे कई विद्वान, इनका भी काफी योगदान रहा, जैसे टॉमस पेन थे। इनकी एक बुक है, काफी फेमस है,
कॉमन सेंस। ठीक है, इनका एक कथन भी फेमस है, जैसे कि इन्होंने कहा था कि एक द्वीप है, ठीक है, वो महाद्वीप पे कैसे राज कर सकता है या अधिकार कर सकता है। एक द्वीप एक महाद्वीप पर कैसे अधिकार कर सकता है। ठीक है, एक द्वीप हो गया इंग्लैंड, महाद्वीप हो गया अमेरिका पे। ठीक है, उसके बाद है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी, मतलब जितने भी इंग्लैंड के द्वारा, यूरोपियंस के द्वारा यहाँ पर बस्तियां बसाई गई थी, प्रत्येक बस्ती के अंदर था कि एक गवर्नर था, ठीक है, एक परिषद थी और एक विधानसभा थी। ठीक है, अब जो गवर्नर और परिषद थे, इनके पास पावर तो ज्यादा थी लेकिन अधिकार कम थे। ठीक है, विधानसभा के पास पावर कम थी, अधिक मतलब जिम्मेदारियां ज्यादा थी इसके पास। ठीक है, तो ये शासन उनका दोषपूर्ण था। ठीक है, आर्थिक कारण ही मेन कारण थे अमेरिका की क्रांति के। ठीक है, आर्थिक कारणों में वैसे तो 1624 से ही जो थे कर लगाए गए थे। ठीक है, 1624 से ही आर्थिक कारण जो थे वो उजागर हो गए थे और ये कारण भी बने थे। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि जैसे कोई अगर किसी के खिलाफ कुछ बोलता नहीं है तो फिर वो उस पर अपना अधिकार समझने लग जाते हैं, और फिर इंग्लैंड के द्वारा यहाँ पर और भी कई तरह के एक्ट और कानून बनाए गए और जिसके द्वारा कर इनसे ज्यादा लिया जाता था। ठीक है, अपनी क्षतिपूर्ति करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले इन्होंने लगाया 1750 में आयरन एक्ट। ठीक है, 1751 में था नेविगेशन एक्ट, नौ परिवहन कानून जो लगाए थे। ठीक है, ये आयरन कानून। ठीक है, 1751 में ये हो गया। उसके बाद 1632 में 1632 में क्या किया कि तांबा गलाना और टोपी बनाना, ठीक है, इन पे रोक लगा दी थी। ठीक है, भी वो तांबा नहीं गला सकते और टोपी नहीं बना सकते। उसके अलावा 1689 के अंदर वूलन ऊन निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इन सब कारणों की वजह से आगे हम और भी पढ़ेंगे आर्थिक कारणों में, जैसे मेन हम अभी यहाँ पे हमने ये पढ़े हैं शॉर्ट में। ठीक है, इन बहुत सारे कारणों की वजह से क्या होता है कि अमेरिका के जो लोग थे वहां पे उनमें असंतोष हो गया और जिससे अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा, ये अमेरिका की क्रांति स्टार्ट हुई। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ रहे थे कि अमेरिका के अंदर जो क्रांति हुई थी उसमें आर्थिक कारण जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें आवश्यक वस्तुओं पर भी कर लगाए गए थे। ठीक है, तो इस समय क्या थे कि जॉर्ज जो थर्ड थे वो शासक थे इंग्लैंड के और ग्रीनविले जो थे वो इनके प्रधानमंत्री थे। अमेरिका की क्रांति में हम आर्थिक कारण पढ़ रहे थे, जिनमें ये भी एक कारण मेन है कि आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाए गए। ठीक है, जिस समय ये कर लगाए गए थे उस समय ब्रिटेन के जो शासक थे, ब्रिटिश शासक थे जॉर्ज थर्ड और उनके प्रधानमंत्री थे ग्रीनविले। ठीक है, अब ये जब फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 1756 से 63 के बीच में जो सप्तवर्षीय युद्ध हुए उसमें जो इंग्लैंड था उसको काफी नुकसान हुआ। अब उस नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्होंने जो अपने उपनिवेश इसीलिए स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो अपना जो उपनिवेश यहाँ अमेरिका में बनाया था इन्होंने अमेरिका को, तो यहाँ पर उन्होंने कर के द्वारा उसकी वसूली करनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से
कर लगाए, इनको हम ग्रीन विले की नीतियां कहते हैं, ग्रीन विले की नीतियां। ठीक है, अब ग्रीन विले ने यहाँ पर क्या किया कि 4 कर लगाए। ठीक है, शुगर एक्ट लगाया 1764 में, उसके बाद करेंसी एक्ट लगाया 1764 में, थर्ड लगाया क्वार्टरनी एक्ट 1765 में, और स्टाम्प एक्ट लगाया 1765 में। ठीक है, तो शुगर एक्ट वैसे तो ये 1733 में भी लगा था, 1733 से 1763 के लिए था, 30 वर्षीय, 30 वर्ष तक ये लगा था। ठीक है, उस समय जो लिया जाता था 6 पेंस के बराबर लिया जाता था इसको। ठीक है, उसके बाद 1764 में जब ये लगाया तब ये गन्ना, चुकंदर, गन्ना, चुकंदर, शीरा और शराब। ठीक है, इन 4 चीजों पे लिया जाता था। ठीक है, पहले था ये 6 पेंस के बराबर, अब ये 3 पेंस के बराबर लिया जाने लगा। ठीक है, इसको रिवोल्यूशनरी एक्ट भी कहते हैं, रिवोल्यूशनरी एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी इनका कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और वैसे शुगर एक्ट भी पूछ लिया जाता है भी किस सन में ये लगा था। ठीक है, 1764 में। ठीक है, इसको रिवोल्यूशनरी एक्ट भी कहते हैं, और ये गन्ना, चुकंदर, शीरा और शराब पे लगाया था, 3 पेंस के बराबर था। उसके बाद था 1764 में आया था करेंसी एक्ट। ठीक है, तो करेंसी एक्ट लगने से पहले क्या था कि अमेरिका अपनी जो मुद्रा थी या उनकी हुंडी थी वो व्यापार में यूज करते थे, लेकिन इस एक्ट के बाद में क्या हो गया कि ब्रिटिश ने कहा कि इंग्लैंड की जो मुद्रा है वो तुम व्यापार में यूज करोगे, लेन देन में। ठीक है, इंग्लैंड मुद्रा का यूज होगा। ठीक है, इनका भी कोई विरोध नहीं हुआ, ना शुगर एक्ट का कोई विरोध हुआ, ना करेंसी एक्ट का कोई इतना ज्यादा विरोध नहीं हुआ। फिर आया क्वार्टरनी एक्ट। ठीक है, ये 1765 में आया था। इसमें क्या था कि ब्रिटिश की जो सेना यहाँ पे अमेरिका में रहती थी, ठीक है, उनके जो सैनिक रहते थे, तो क्वार्टरनी एक्ट के तहत क्या था कि अब इन पे लागू कर दिया था अमेरिका पे कि अमेरिका के जो लोग हैं वो ही अमेरिका ही इसका वहन करेंगे, उनपे जो खर्चा आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है स्टाम्प एक्ट 1765 में। अब स्टाम्प एक्ट का क्या था कि ये एक पहला जो था डायरेक्ट कर था, प्रत्यक्ष कर था। ये स्टाम्प एक्ट जो था एक प्रत्यक्ष कर था। ठीक है, विरोध जो हुआ था ना सबसे ज्यादा स्टाम्प एक्ट का ही हुआ था। ठीक है, तो पहला ये प्रत्यक्ष कर था, और ये वहां पे जितने भी पत्र पत्रिकाएं वगैरह थी उनपे सब पे लागू था ये। ठीक है, ये 2 पेन से 6 पौंड तक था ये। ठीक है, इतना कर था इस पे। ठीक है, इसके बाद स्टाम्प एक्ट का सबसे ज्यादा विरोध हुआ। ठीक है, सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? पैट्रिक हेनरी ने। ठीक है, पैट्रिक हेनरी ने विरोध किया इसका और कहा या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो, या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु। ठीक है, ये किसने कहा था? पैट्रिक हेनरी ने कहा था। और वहां पे 2 संगठन भी बने। ठीक है, सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर ऑफ लिबर्टी, डॉटर ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो बोस्टन के एक वकील थे जेम्स ओटियस। ठीक है, बोस्टन वकील जेम्स ओटियस। ठीक है, वो आए और उन्होंने कहा कि बिना प्रतिनिधि के कोई कर नहीं, बिना प्रतिनिधि कोई कर नहीं। ये किसने कहा था? जेम्स ओटियस ने कहा था, कि जो कि बोस्टन के वकील थे। क्योंकि अक्टूबर 1765 में क्या हुआ था कि अक्टूबर 1765
पैंसठ में, ठीक है, स्टाम्प एक्ट कांग्रेस बुलाई गई थी, ठीक है, स्टाम्प एक्ट कांग्रेस, ठीक है, बुलाई गई थी। एक मतलब सम्मेलन हुआ था स्टाम्प एक्ट के विरोध में, ठीक है। तो उसमें जेम्स ओटियस ने ये बात कही थी कि बिना प्रतिनिधि कोई कर नहीं, ठीक है। तो ये लगाए थे किसने? ग्रीनविले की ये नीतियां थी और ग्रीनविले ने ये लगाए थे। और 1765 के अंदर ग्रीनविले की जगह रॉकिंगम नए प्रधानमंत्री बन गए थे, क्योंकि ये इनका कामयाब नहीं हुआ सिस्टम, क्योंकि स्टाम्प एक्ट का बहुत ज्यादा विरोध होने लगा अमेरिका में। पीछे मैंने आपको आर्थिक जो कारण थे उनमें एक नेविगेशन एक्ट बताया था, 1751 था। तो इसको आप थोड़ा सुधार कर लेना, ये 1751 नहीं है, ये 1651 में हुआ था नेविगेशन एक्ट, ठीक है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 1765 में ग्रीनविले की नीतियां जब फेल हो गई तो ग्रीनविले की जगह पर प्रधानमंत्री किसको बनाया था? रॉकिंगम को बनाया, ठीक है, ये प्रधानमंत्री बने नए, ठीक है, 65 में बने थे। और 66 में इन्होंने क्या किया कि स्टाम्प एक्ट को खत्म कर दिया, ठीक है, स्टाम्प एक्ट को खत्म कर दिया इन्होंने। किसने किया था? रॉकिंगम ने किया था स्टाम्प एक्ट को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है इसमें, स्टाम्प एक्ट लागू किसने किया? 1765 में ग्रीनविले ने, और 1766 में रॉकिंगम ने इसको रोक दिया, ठीक है। उसके बाद स्टाम्प एक्ट को खत्म किया। तो अब इन्होंने, रॉकिंगम ने ये कहा कि अमेरिका पर जो मतलब जो कर है, ठीक है, लगाने का ब्रिटिश संसद के पास पूरा अधिकार है, ठीक है, भी अमेरिका पर कोई भी कर लगा सकता है वो। उसके बाद बनते हैं विलियम पिट 1766 में, और इनका वित्त मंत्री था टाउनशेड, ठीक है, टाउनशेड इनका वित्त मंत्री था, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाती है टाउनशेड की घोषणा आ जाती है। अब इन्होंने, टाउनशेड ने क्या किया? इन्होंने अप्रत्यक्ष कर लगाए, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, किस पे? 5 जो है वो मेन है, ये याद करें ना, कांच पर, कागज पर, रंग पर, सिक्का धातु पर, और चाय पर, ठीक है। 1767 में टाउनशेड की घोषणा आई। टाउनशेड थे, वित्त मंत्री थे विलियम पीट के, ठीक है। इन्होंने टाउनशेड घोषणा की और अप्रत्यक्ष कर लगाए, कांच, कागज, रंग, सिक्का धातु और चाय पर कर लगाए। इसका अब विरोध हुआ अमेरिका के अंदर, ठीक है, अमेरिका में इनका विरोध होने लग गया। और पेंसिल्वेनिया के थे चार्ल्स डिकिंसन, ठीक है, उन्होंने क्या किया? लेटर फ्रॉम फार्मर्स लिखे और कहां पहुंचाए इन्होंने ये लेटर फ्रॉम फार्मर्स, ठीक है, लेटर फ्रॉम फार्मर्स लिखे और ब्रिटेन में पहुंचाए, ठीक है। अब ब्रिटेन में जब ये लेटर्स पहुंचे तो पर्टिकुलर एक जगह थी बोस्टन। बोस्टन के अंदर क्या हुआ कि इन्होंने अपनी, क्योंकि अब इसका विरोध होने लगा तो अमेरिका में जब विरोध होने लगा तो फिर इंग्लैंड ने वहां अपनी सेना तैनात कर दी। कहा? बोस्टन के अंदर, ठीक है। बोस्टन में जैसे इन्होंने सेना तैनात की, ठीक है, तो सन्स ऑफ लिबर्टी जो थे, स्वयंसेवक जो थे, उनके बीच में और सैनिकों के बीच में, स्वयंसेवकों प्लस ब्रिटिश सैनिकों के बीच में विरोध बढ़ गया, ठीक है। तो फिर उसमें क्या हुआ? इनके बीच में संघर्ष हुआ, तो जिसमें 5 स्वयंसेवक जो थे वो मारे गए, ठीक है, 5 स्वयंसेवक मारे गए, ठीक है, 5 स्वयंसेवक मारे गए। तो हम इसको कहते हैं बोस्टन
हत्याकांड, जो कब हुआ? 5 मार्च 1770 में हुआ। ठीक है, ये डेट याद रखना, बोस्टन हत्याकांड कब हुआ, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1770 में ग्रिम्पटन के स्थान पर, प्रधानमंत्री ग्रिम्पटन थे, उनके स्थान पर कौन आ गए? लॉर्ड नॉर्थ, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, अब जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम की जो संग्राम हुआ, लास्ट का जो हुआ, वो लॉर्ड नॉर्थ के काल में हुआ और अमेरिका स्वतंत्र। पीछे मैंने आपको आर्थिक जो कारण थे उनमें एक नेविगेशन एक्ट बताया था, 1751 था, तो इसको आप थोड़ा सुधार कर लेना, ये 1751 नहीं है, ये 1651 में हुआ था नेविगेशन एक्ट। ठीक है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 1765 में ग्रीन विले की नीतियां जब फेल हो गई तो ग्रीन विले की जगह पर प्रधानमंत्री किसको बनाया था? रोकिंगम को बनाया। ठीक है, ये प्रधानमंत्री बने नए। ठीक है, 65 में बने थे और 66 में इन्होंने क्या किया कि स्टाम्प एक्ट को खत्म कर दिया। ठीक है, स्टाम्प एक्ट को खत्म कर दिया इन्होंने। किसने किया था? रोकिंगम ने किया था स्टाम्प एक्ट को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है इसमें, स्टाम्प एक्ट लागू किसने किया? 1765 में ग्रीनविले ने और 1766 में रोकिंगम ने इसको रोक दिया। ठीक है, उसके बाद स्टाम्प एक्ट को खत्म किया, तो अब इन्होंने, रोकिंगम ने ये कहा कि अमेरिका पर जो मतलब जो कर है, ठीक है, लगाने का ब्रिटिश संसद के पास पूरा अधिकार है। ठीक है, भी अमेरिका पर कोई भी कर लगा सकता है वो। उसके बाद बनते हैं विलियम पिट 1766 में, और इनका वित्त मंत्री था टाउनशेड। ठीक है, टाउनशेड इनका वित्त मंत्री था। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाती है टाउनशेड की घोषणा आ जाती है। अब इन्होंने, टाउनशेड ने क्या किया? इन्होंने अप्रत्यक्ष कर लगाए। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, किस पे? 5 जो है वो मेन है, ये याद करें ना, कांच पर, कागज पर, रंग पर, सिक्का धातु पर, और चाय पर। ठीक है, 1767 में टाउनशेड की घोषणा आई। टाउनशेड थे, वित्त मंत्री थे विलियम पीट के। ठीक है, इन्होंने टाउनशेड घोषणा की और अप्रत्यक्ष कर लगाए, कांच, कागज, रंग, सिक्का धातु और चाय पर कर लगाए। इसका अब विरोध हुआ अमेरिका के अंदर। ठीक है, अमेरिका में इनका विरोध होने लग गया और पेंसिल्वेनिया के थे चार्ल्स डिकिंसन। ठीक है, उन्होंने क्या किया? लेटर फ्रॉम फार्मर्स लिखे और कहां पहुंचाए इन्होंने ये लेटर फ्रॉम फार्मर्स। ठीक है, लेटर फ्रॉम फार्मर्स लिखे और ब्रिटेन में पहुंचाए। ठीक है, अब ब्रिटेन में जब ये लेटर्स पहुंचे तो पर्टिकुलर एक जगह थी बोस्टन। बोस्टन के अंदर क्या हुआ कि इन्होंने अपनी, क्योंकि अब इसका विरोध होने लगा तो अमेरिका में जब विरोध होने लगा तो फिर इंग्लैंड ने वहां अपनी सेना तैनात कर दी। कहा? बोस्टन के अंदर। ठीक है, बोस्टन में जैसे इन्होंने सेना तैनात की, ठीक है, तो सन्स ऑफ लिबर्टी जो थे, स्वयंसेवक जो थे, उनके बीच में और सैनिकों के बीच में, स्वयंसेवकों प्लस ब्रिटिश सैनिकों के बीच में विरोध बढ़ गया। ठीक है, तो फिर उसमें क्या हुआ? इनके बीच में संघर्ष हुआ, तो जिसमें 5 स्वयंसेवक जो थे वो मारे गए।
ठीक है, 5 स्वयंसेवक मारे गए। ठीक है, 5 स्वयंसेवक मारे गए, तो हम इसको कहते हैं बोस्टन हत्याकांड, जो कब हुआ? 5 मार्च 1770 में हुआ। ठीक है, ये डेट याद रखना, बोस्टन हत्याकांड कब हुआ, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1770 में ग्रिम्पटन के स्थान पर, प्रधानमंत्री ग्रिम्पटन थे, उनके स्थान पर कौन आ गए? लॉर्ड नॉर्थ, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, अब जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम की जो संग्राम हुआ, लास्ट का जो हुआ, वो लॉर्ड नॉर्थ के काल में हुआ और अमेरिका स्वतंत्र हो गया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा अमेरिका की क्रांति के कारण हमने पढ़े। ठीक है, आर्थिक कारण चल रहे थे, जिसमें हमने ग्रीनविले की नीतियां पढ़ी, रोकिंगम और टाउनशेड की नीतियां पढ़ी। फिर ग्रिम्पटन के बाद में लास्ट में हमने पढ़ा था कि ग्रिम्पटन की जगह पे लॉर्ड नॉर्थ जो प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के, लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, ये बने पीएम, बने कहाँ के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। अब लॉर्ड नॉर्थ की जो है वो नीतियां आएंगी। तो 1770 के आसपास जो ब्रिटेन की थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो काफी नुकसान में चल रही थी। ठीक है, तो नुकसान में चली थी, तो लॉर्ड नॉर्थ ने चाय की नीति लेकर आए थे। लॉर्ड नॉर्थ किसकी नीति लेके आए थे? लॉर्ड नॉर्थ की चाय की नीति। चाय नीति आई इनकी। ठीक है, इसमें क्या था कि पहले क्या था कि भारत और चीन से जो चाय का व्यापार था उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। ठीक है, तो यहाँ से जो चाय का व्यापार होता था वो पहले ब्रिटेन चाय जाती थी, उसके बाद में अमेरिका जाती थी। लेकिन लॉर्ड की जो चाय नीति आई, ठीक है, इसके बाद में जो था चाय का व्यापार होने लगा, वो सीधा क्या होने लगा? कहां से? भारत और चीन से सीधा कहां पहुंचने लगा? वो अमेरिका पहुंचने लगा। ठीक है, तो इसमें इनका क्या फायदा था? ताकि ये मतलब ब्रिटेन की जो रेवेन्यू है वो बढ़ा सके और ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें थोड़ा सुधार हो सके। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने सीधा व्यापार कर दिया अमेरिका से। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि अमेरिका के लोगों को जो ज्यादातर वहां पे जो थे व्यापारी जो थे उनको ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, इसकी लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति के कारण। ठीक है, क्योंकि अब वो तस्करी रुक गई थी चाय की। ठीक है, तो इसके खिलाफ सबसे पहले अब इसके खिलाफ बोस्टन की टी पार्टी हुई। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी, ये क्या थी? ये हुई थी 16 दिसंबर 1773 को। ठीक है, 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी हुई थी। ठीक है, बोस्टन क्या था? बोस्टन था अमेरिकी जो लोग थे उन्होंने इस चीज का, लॉर्ड की चाय नीति का विरोध किया था। तो उन्होंने क्या किया? बोस्टन टी पार्टी इसको क्या कहते हैं? क्योंकि ये बोस्टन क्या था? मैसाचुसेट जो था, इसका क्या था? एक बंदरगाह था। और मैसाचुसेट के क्रांतिकारी कौन थे? सैमुअल एडम्स। ठीक है, सैमुअल एडम्स, ये एडम्स बंधु भी इनको कहते हैं क्योंकि सैमुअल एडम्स और एक जेम्स एडम थे। ठीक है, तो सैमुअल एडम्स ने क्या किया कि ब्रिटिश जो जहाज आए थे, ठीक है, चाय लेकर, उनकी 340 पेटियां, चाय की पेटियां जो है उन्होंने महासागर में फेंक दी। ठीक है, अब इस फेंक दी तो ब्रिटेन में इसका विरोध हुआ और इन्होंने भी इसका विरोध किया। ठीक है, जिसके एवज में, ठीक है, 340 पेटियां फेंक दी और इसमें बोस्टन पोर्ट बिल पास किया। फिर ब्रिटेन ने क्या किया कि बोस्टन पोर्ट बिल ये पास किया। ठीक है, ये पास किया। इसमें क्या था? ठीक है, बोस्टन के
ब्रिटेन के द्वारा बोस्टन पोर्ट बिल पास किया गया, ठीक है। इसके विरोध में बोस्टन टी पार्टी हुई 16 दिसंबर 1773 को। मैसाचुसेट का एक बंदरगाह है बोस्टन, और सैमुअल एडम्स ने 340 पेटियां महासागर में फेंक दी, जिसके विरोध में ब्रिटिश जो थे उन्होंने बोस्टन पोर्ट बिल पास किया। इसमें क्या था कि इसकी कुछ शर्तें थी। बोस्टन पोर्ट बिल, ठीक है, ये पास किया इन्होंने। इसको क्यूबेक बिल भी बोलते हैं। इसमें क्या था कि मैसाचुसेट जो था, ठीक है, मैसाचुसेट की विधानसभा जो थी उसको क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, ठीक है। और सीधा यहाँ का जो कंट्रोल है वो किसके पास चल गया, ब्रिटिश सरकार के पास चला गया, ठीक है। सेकंड इसमें क्या हुआ, रीट ऑफ असिस्टमेंट पास हुआ, ठीक है। उसके बाद क्यूबेक की सीमा, ठीक है, क्यूबेक यानी कि कनाडा जो था उसकी सीमा ओहियो नदी तक सीमित कर दी गई, ठीक है। रीट ऑफ असिस्टमेंट में क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार के जो लोग वहां रहते थे, ठीक है, वो किसी भी मतलब मैसाचुसेट के किसी भी घर की तलाशी बिना वारंट के ले सकते थे, ठीक है, किसी भी घर की तलाशी ली जा सकती थी रीट ऑफ असिस्टमेंट में, ठीक है। क्यूबेक की सीमा ओहियो नदी तक कर दी गई थी, और मैसाचुसेट का बंदरगाह जो था तब तक बंद रखा जाएगा जब तक क्षतिपूर्ति, मतलब 340 पेटियां, वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी तो वैसे ही घाटे में चल रही थी, और 340 पेटियां और फेंक दी पानी में, तो उसकी वजह से उसकी जो हानि हुई उसकी क्षतिपूर्ति, जैसे वहां के नागरिक हैं वो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करेंगे तब तक वहां का बंदरगाह बंद रखा जाएगा, नहीं करेंगे, ठीक है, जाएगा तब तक जब तक क्षतिपूर्ति नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद वहां पे जो कैथोलिक थे, ठीक है, उनको संरक्षण दिया गया, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं बोस्टन पोर्ट बिल में आई, ठीक है। अब इसका भी विरोध होना था अमेरिका में, ठीक है, अब इसका भी विरोध हुआ अमेरिका में, और अमेरिका में जब बोस्टन पोर्ट बिल का विरोध हुआ तो उन्होंने प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन बुलाया, ठीक है। अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या हुआ कि बोस्टन पोर्ट बिल पास किया, जिसको क्यूबेक बिल भी बोलते हैं, तो उसमें जो शर्तें थी उनका सबका विरोध हुआ, ठीक है, अमेरिका में। तो अमेरिका वालों ने क्या किया कि प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन बुलाया, प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन का आयोजन किया, ठीक है। ये कब हुआ, ये हुआ 5 सितंबर 1774 से 22 अक्टूबर 1774 तक ये चला, ठीक है। अब ये कहां पर, इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो इसका आयोजन हुआ फिलाडेल्फिया में, ठीक है। इसके बाद इसमें 56 मतलब इसमें उपनिवेश, कितने उपनिवेशों ने भाग लिया इसमें, 13 थे, जिनमें से 12 ने भाग लिया, ठीक है। जॉर्जिया जो था, जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया क्योंकि वो काफी दक्षिण में ज्यादा पड़ता था, ठीक है। उसके बाद इसमें 12 निवेश के
56 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, इसमें 56 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें मेन जो थे वो मैसाचुसेट है वहां से आए थे एडम्स बंधु। ठीक है, सॉरी, एडम्स बंधु कहां से आए थे? मैसाचुसेट से। ठीक है, वर्जीनिया से पैट्रिक हेनरी, पेंसिल्वेनिया से चार्ल्स डिकिंसन, और रोड आइलैंड से मैसाचुसेट्स से एडम्स बंधु और रोड आइलैंड से हॉपकिंस आए थे। ठीक है, मैसाचुसेट्स से एडम्स बंधु, वर्जीनिया से पैट्रिक हेनरी और पेंसिल्वेनिया से चार्ल्स डिकिंसन और रोड आइलैंड से हॉपकिंस आए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? लैंगस्टन हत्याकांड। ये हुआ था 19 अप्रैल 1775 में। ठीक है, अमेरिकी क्रांति की शुरुआत इसी घटना से मानी जाती है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि इसको कॉनकॉर्ड घटना भी कहते हैं, कॉनकॉर्ड हत्याकांड भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें सैमुअल एडम्स और ब्रिटिश सैनिक थे, उनके बीच में मुठभेड़ हुई थी। ठीक है, इनके बीच में क्या हुई? मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 स्वयंसेवक मारे गए। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अमेरिका की क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई, तो लैंगस्टन हत्याकांड से हुई, जो हुई 19 अप्रैल 1775 को हुई। ठीक है, अब जो लैंगस्टन हत्याकांड हुआ, या जिसको कॉनकॉर्ड घटना भी कहते हैं, उसके बारे में सैमुअल एडम्स का कथन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैसी खूबसूरत सुबह है आज। ठीक है, एक इमर्सन का भी है, उन्होंने भी कहा था कि लैंगस्टन से लैंगिस्टन से चली पहली गोली को पूरी दुनिया ने सुना। ठीक है, ये 2 कथन है। ठीक है, तो प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन का हुआ था, फिलाडेल्फिया में हुआ था, जो कि 5 सितंबर 1774 से 22 अक्टूबर 1774 के बीच में हुआ, और इसमें 12 उपनिवेशों ने भाग लिया था, जॉर्जिया ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, और अलग अलग जो उपनिवेश थे, उनसे अलग अलग जो लोग आए थे, मैसाचुसेट्स से जैसे सैमुअल एडम्स आए थे, और हॉपकिंस आए थे, रोड आइलैंड से आए थे, वर्जीनिया से पैट्रिक हेनरी आए थे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा देख लेना, याद कर लेना इसको अच्छे से, और ये 2 कथन है। लैंगस्टन हत्याकांड के बाद में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था, जो 10 मई 1775 से 1 मार्च 1781 तक चला था। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन भी फिलाडेल्फिया में हुआ। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन भी फिलाडेल्फिया में हुआ, दूसरा का भी फिलाडेल्फिया में हुआ, और इसमें 13 उपनिवेशों ने इसमें भाग लिया था।
ठीक है, 13 उपनिवेशों ने भाग लिया और प्रथम में सिर्फ 12 ने लिया था, जॉर्जिया ने नहीं लिया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता तो थी, वो किसने की थी? जॉन हैंकॉक ने की थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी और जॉन एडम्स के कहने पर, ठीक है, वॉशिंगटन को क्या बनाया गया? सेनापति बनाया गया इसमें। ठीक है, उसके बाद हुई बंकर हिल की लड़ाई। ठीक है, ये हुई, इसको 15 जून को बनाया गया वॉशिंगटन को, और ये 17 जून को 1775 को वॉशिंगटन के बीच में, जो कि अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अमेरिका के सेनापति थे, और विलियम हो। ठीक है, इनके बीच में ये युद्ध हुआ, बंकर हिल की लड़ाई हुई, जिसमें वॉशिंगटन क्या हुए? पराजित हुए। ठीक है, ये ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके बाद स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी हुआ 2 जुलाई 1776 को। ठीक है, अब 2 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी हुआ। ठीक है, किसने जारी किया? ये प्रस्ताव किसने रखा था? ये रिचर्ड हेनरी ने रखा था। रिचर्ड हेनरी ने रखा था, और इसमें एक 5 सदस्य समिति बनाई गई थी। ठीक है, 5 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र तैयार करने के लिए। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जेफरसन। इसके अध्यक्ष क्या थे? और 4 अन्य सदस्य थे। एक तो थे रोजर सरमन। ठीक है, दूसरे थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, थर्ड थे लिविंगस्टन। ठीक है, और फोर्थ है एडम्स। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में, जेफरसन की अध्यक्षता में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया गया। प्रस्ताव रखा था रिचर्ड हेनरी ने, और 2 जुलाई 1776 को फिर जो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको प्रस्तुत कब किया गया था? 4 जुलाई 1776 में। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया था? एक तो जॉर्ज थर्ड थे, उसको 27 शिकायतें दी गई थी। दूसरा कि मतलब अमेरिका के ऊपर से ब्रिटेन अपना जो है वो अधिकार खत्म कर ले, और फिर अमेरिका की स्वतंत्रता की, शांति की, इनकी बात इसमें कही गई थी, जिसने की ऑब्वियसली ब्रिटेन ने इसका विरोध करना था, और विरोध हुआ, और 1776 से लगाकर 1783 तक, ठीक है, इन 7 वर्षों में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में युद्ध हुए। ठीक है, तो अब हमने देखा कि द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कब हुआ? 10 मई 1775 से 1 मार्च 1781 को हुआ। फिलाडेल्फिया में इसका आयोजन किया गया। 13 उपनिवेशों ने इसमें भाग लिया। इसकी अध्यक्षता जॉन हैंकॉक ने की, और जॉन एडम्स जो थे, उन्होंने क्या कहा कि वॉशिंगटन को सेनापति बनाया 15 जून को अमेरिका का। ठीक है, उसके बाद बंकर हिल की लड़ाई हुई, जो हुई थी 17 जून 1775 को अमेरिका के वॉशिंगटन और ब्रिटेन से विलियम हो, और वॉशिंगटन इससे विलियम हो से पराजित हो गए। उसके बाद स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसका प्रस्ताव रखा था रिचर्ड हेनरी ने रखा था 2 जुलाई 1776 को, और इसमें एक 5 सदस्य समिति बनाई गई थी। ये समिति एग्जाम में इसमें पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन इसमें दे दिए जाएंगे, एक अलग दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा समिति में कौन नहीं था। तो इसकी अध्यक्षता जेफरसन ने की थी, और इसमें रोजर सरमन, लिविंगस्टन, एडम्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार हो गया। अब उसको प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1776 को, और ब्रिटेन ने इसका विरोध किया। उसमें 76 से लगाकर 83 तक 7 वर्षों तक इनके बीच में युद्ध चला। अब अमेरिका का जो घोषणा पत्र था, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था, उसका ब्रिटेन ने विरोध किया, और विरोध करने पर 1776 से लगाकर 1783 तक जो युद्ध हुए, उनका क्रम ये था कि सबसे पहले ट्रेंट का युद्ध हुआ। ट्रेंटन कहते कि कहाँ पे है? ये न्यू जर्सी में है। ठीक है, न्यू जर्सी में। ठीक है,
यहाँ ये युद्ध हुआ 26 दिसंबर 1776 से लगाकर वॉशिंगटन वर्सेस जॉन रोल के बीच में ये युद्ध हुआ। ठीक है, वॉशिंगटन अमेरिका के सेनापति थे और जॉन रोल ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो वॉशिंगटन ने जॉन रोल को पराजित किया। उसके बाद ब्रांडीवाइन का युद्ध हुआ। ये हुआ था, ये है पेंसिल्वेनिया में है ये। ठीक है, 11 सितंबर 1777 को हुआ। ठीक है, इसमें वॉशिंगटन और विलियम हो के बीच में हुआ और वॉशिंगटन इसमें हार गए विलियम हो से। उसके बाद सारागोटा का युद्ध हुआ। ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, सारागोटा का युद्ध। ठीक है, अब इसमें क्या था कि इसमें विदेशी सहायता मिली थी अमेरिका को। ठीक है, तो वॉशिंगटन ने बहुत बुरी तरह से बर्गोयान को हराया। सारागोटा का युद्ध हुआ था 19 सितंबर 1777 से 7 अक्टूबर 1777 के बीच में। उसके बाद मेमत का युद्ध हुआ 28 जून 1778 से वॉशिंगटन और हेनरी क्लिंटन के बीच में, और वॉशिंगटन ने हेनरी क्लिंटन को पराजित किया। ये मेमत का युद्ध था, ये एक दिवसीय युद्ध था। ठीक है, ये भी एक दिवसीय युद्ध था और ये भी एक दिवसीय था। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा सैनिकों ने भाग लिया था। इस युद्ध में सर्वाधिक सैनिकों ने भाग लिया। ठीक है, उसके बाद चार्ल्सटन का युद्ध हुआ। ये 29 मार्च 1778 से 12 मई 1780 को हुआ के बीच में हुआ, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हेनरी क्लिंटन को बहुत बुरी तरह से पराजित किया। ठीक है, चार्ल्सटन कहाँ है? दक्षिण कैरोलिना में है ये दक्षिणी कैरोलिना। ठीक है, तो ये 1700 कहां से 76 से लगाकर 83 के बीच में हुए। अभी आगे और हैं 2 युद्ध, उनके हम बारे में बात करेंगे। तो ये आप क्रम, इनका जो क्रोनोलॉजी है ना, आपको अगर डेट याद नहीं रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनके सन याद कर सकते हो। ठीक है, सन याद करो और किसके बीच में हुआ। ठीक है, उसके बाद ये सीक्वेंस इनका जो है ना वो पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, भी पहले कौन सा युद्ध हुआ या युद्धों का क्रम क्या रहा। इसके बाद आता है यॉर्कटाउन का युद्ध। यॉर्कटाउन का जो युद्ध हुआ वो 28 सितंबर 1781 से 19 अक्टूबर 1781 के बीच में हुआ, और यॉर्कटाउन कहाँ है? वर्जीनिया में है। ठीक है, और इसमें अमेरिका का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वॉशिंगटन ने किया था। ठीक है, और इस साइड कौन थे? कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस था। इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से वॉशिंगटन ने कॉर्नवालिस को हराया और कॉर्नवालिस ने यहाँ आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो इसमें हार किसकी हुई थी? कॉर्नवालिस की हुई थी। तो यॉर्कटाउन का युद्ध था, ये एक निर्णायक युद्ध था। ठीक है, निर्णायक युद्ध था। ठीक है, और इसमें अमेरिका को विदेशी सहायता भी मिली थी। ठीक है, ठीक है, विदेशी सहायता के लिए इन्होंने एक तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को विदेश में भेजा था। ठीक है, कहाँ भेजा था? और साइरस डीन को, बेंजामिन फ्रैंकलिन और इसके साथ में थे साइरस डीन। ठीक है, इनको कहाँ भेजा था? विदेश में भेजा था सहायता लेने के लिए। ठीक है, तो विदेशी सहायता में सबसे पहले इनको फ्रांस की सहायता प्राप्त हुई थी 1778 में। ठीक है, शामिल हो गया था इसमें युद्ध में, जो युद्ध चला था अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में। उसके बाद इसमें हॉलैंड शामिल हुआ। ठीक है, हॉलैंड शामिल हुआ 1779 में। ठीक है, उसके बाद स्पेन शामिल हुआ 1780 में। ठीक है, 1780 में इसमें स्पेन शामिल हो गया था। ठीक है, तो कई बार मतलब एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, जैसे हॉलैंड जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जो यॉर्कटाउन का युद्ध हुआ था, जो निर्णायक युद्ध हुआ था, उसमें कब शामिल हुआ था? 1779 में, स्पेन 1780 में और फ्रांस हुआ 1778 में। यहाँ पर बेंजामिन जो फ्रैंकलिन थे,
अच्छा, वॉशिंगटन जो थे, ठीक है, ये अमेरिका के सेनापति थे और इनके साथ में लफायते, ठीक है, ये लफायते जो थे ये भी इस युद्ध में शामिल हुए थे। ये फ्रांस के सेनापति थे, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये वॉशिंगटन ने रेफेबियस, इसमें रेफेबियस यानी कि इसकी उपाधि, इनको रेफेबियस की उपाधि वॉशिंगटन को दी गई थी, क्योंकि रेफेबियस एक पद्धति होती है युद्ध करने की जिसमें कि दुश्मन के साथ लंबी लड़ाई लड़ी जाती है, ताकि वो लंबे टाइम तक जब लड़ता रहता है तो वो दुश्मन हार जाता है, और हार मतलब थक जाता है, और थक जाने के बाद में वो हार जाता है। तो रेफेबियस की पद्धति इसमें दी गई थी, वॉशिंगटन को दी गई थी, ठीक है। अब इस युद्ध के बाद जब कॉर्नवालिस ने आत्म समर्पण कर दिया, ठीक है, तब सेंट साइमन जो थे, ठीक है, सेंट साइमन तो अमेरिकी मामलों के जो मंत्री थे ये ब्रिटेन में, इन्होंने जॉर्ज थर्ड जो वहां का शासक था, ठीक है, उसको ये भी सूचना दी थी कि अमेरिका है, ब्रिटेन है जो अमेरिका से युद्ध में हार गया है। और यहाँ पे लॉर्ड नॉर्थ जो थे, ठीक है, उस समय क्या थे, लॉर्ड नॉर्थ अमेरिका के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कहा था कि हे ईश्वर, आज सब कुछ नष्ट हो गया या फिर खत्म हो गया, ठीक है, नष्ट हो गया या खत्म हो गया, ठीक है। ये युद्ध हारने के बाद में ये बात इन्होंने कही थी, सेंट साइमन जो थे, और उन्होंने सूचना दी थी जॉर्ज थर्ड को, जो कि अमेरिकी मामलों के मंत्री थे ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद में 3 सितंबर 1783 को ये हुई थी ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में पेरिस की संधि। अब याकटाउ युद्ध के बाद जो कि निर्णायक युद्ध हुआ था, लास्ट युद्ध हुआ था, उसमें कॉर्नवालिस के आत्मसमर्पण करने के बाद में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में पेरिस की संधि हुई, ठीक है। पेरिस की संधि हुई 3 सितंबर 1783 में क्या की हुई, और इसमें अमेरिका की तरफ से बेंजामिन फ्रैंकलिन और साथ में जॉन एडम्स थे, दोनों ने भाग लिया था। लेकिन जो संधि पे हस्ताक्षर हुए थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे, और ब्रिटेन की तरफ से रिचर्ड ओसबर्न ने। यहाँ हम लिख लेंगे, ये अमेरिका की तरफ से थे और ये ब्रिटेन की तरफ से, ठीक है। अब इसमें पेरिस की संधि में कुछ संधि हुई थी, संधि के तहत अमेरिका की सीमा जो थी वो निर्धारित कर दी गई थी। यहाँ नॉर्थ में ओहियो नदी तक निर्धारित कर दी गई थी, और साउथ में फ्लोरिडा तक, और ईस्ट में अटलांटिक महासागर तक, और वेस्ट में प्रशांत महासागर तक इसकी सीमा निर्धारित कर दी गई। और इसमें स्पेन, फ्रांस और जो हॉलैंड ने इनका अमेरिका की जो क्रांति थी इसमें इनका साथ दिया। तो स्पेन को क्या मिला इसमें, फ्लोरिडा और मार्गेरिटा टापू जो कि भूमध्य सागर में है वो इनको मिला, और फ्रांस को अमेरिका के अटलांटिक महासागर में मछली पकड़ने की परमिशन इनको मिली, ठीक है। उसके बाद भारत में क्या मिला, पौंडीचेरी, माहे, करिकाल और यमन पर किसका अधिकार हो गया, फ्रांस का अधिकार हो गया। और वेस्ट इंडीज में सेंट लुसियाना और टोबेका जो क्षेत्र था वो इनको मिला। हॉलैंड को कुछ नहीं मिला, हॉलैंड को ब्रिटेन और हॉलैंड की सीमा जो पहले की थी वही रखी गई। अब संधि होने के बाद में अब इसके संविधान की तैयारी होने लगी, ठीक है। तो अमेरिका का संविधान जो था उसकी समिति का सबसे पहले गठन किया गया था। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है तो कंजस्टेड है, मैंने थोड़ा जूम करके आप देख सकते हो तो दिख जाएगा, वैसे स्पष्ट दिख रहा है ये, ठीक है। तो समिति का गठन जो हुआ वो सबसे पहले 17 सितंबर 1787 को एक समिति बनाई गई। उसके 11 दिन बाद ही समिति ने एक संविधान तैयार कर दिया 28 सितंबर 1787 में, ठीक है। उसके बाद इस पे हस्ताक्षर जो हुए वो हुए 21 जून 1788 में, और लागू कब हुआ ये, 4 मार्च 1789 में ये लागू हो गया, ठीक है। अब इसमें 3 राष्ट्रपति जो था जिन्होंने क्रांति में भाग लिया था, और उनका क्रम है जो क्रम वाइज बने थे, सबसे पहले वॉशिंगटन बने, उसके बाद जॉन एडम्स और उसके बाद जेफरसन, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज का, अमेरिका की क्रांति यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फ्रांस की क्रांति। जय हिंद दोस्तों।